स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एडू कंसेप्ट में। तो आज हम पॉलिटिकल साइंस क्लास 10 एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट पावर शेयरिंग शुरू करते हैं। पावर शेयरिंग क्या है? व्हाट इज पावर शेयरिंग? आप इसके नाम से ही पता कर सकते हो कि पावर शेयरिंग का मतलब है जब कहीं पावर शेयर हो रहा होगा किसके बीच में, चाहे वो लेवल डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हो, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट हो, वो कुछ लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हो, प्रेशर ग्रुप्स हो, जो हम आगे बात कर लेंगे। तो आप आज समझोगे इस चैप्टर में कि पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है। बस इतना फंड है इस चैप्टर में, बहुत ही इजी है। इसमें आप दो केस स्टडी भी करोगे, मजा आएगा। तो शुरू करते हैं। आपका स्वागत है, यू आर वेलकम टू योर ओन चैनल एडू कंसेप्ट। तो आज हम पावर शेयरिंग शुरू करते हैं। तो पहला केस पढ़ना है बेल्जियम का। तो बेल्जियम बेल्जियम एक छोटी कंट्री है, इट्स वेरी स्मॉल कंट्री इन यूरोप। इसका जो एरिया है वो हरियाणा से छोटा है, और इसका जो एरिया है और पॉपुलेशन वो हरियाणा से तकरीबन बहुत ही कम है। और ये अपना बॉर्डर शेयर करता है जर्मनी के साथ, लक्जमबर्ग के साथ और नेदरलैंड के साथ। तो इसकी अगर हम एथनिक कंपोजिशन की बात करें, यानी कौन कौन रहता है, दो मेजर कम्युनिटी रहते हैं, एक डच स्पीकिंग कम्युनिटी, दूसरी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी। जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी है वो फ्लेमिश रीजन में रहती है, और जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है वो वेलोनिया रीजन में रहती है। तो इनकी परसेंटेज कितनी है अगर बात करें, तो जो डच स्पीकिंग है उनकी परसेंटेज है 59%, जो डच स्पीकिंग यानी कि मेजोरिटी है। और फ्रेंच स्पीकिंग है उनकी है 40%, और बाकी बचता है 1%। और वो 1% जो है वो है बेटा ये जर्मन स्पीकिंग। क्या कौन है? जर्मन स्पीकिंग। तो ब्रसल्स जो था वो बेल्जियम का कैपिटल था। वहां पे उल्टा केस था, वहां पे फ्रेंच मेजोरिटी थी और डच माइनॉरिटी थी। हालांकि कंट्री में डच मेजोरिटी थी, फ्रेंच माइनॉरिटी थी, लेकिन फ्रेंच स्पीकिंग बहुत ही अमीर थे और डच स्पीकिंग को ये अच्छा नहीं लगता था। और डच स्पीकिंग को एजुकेशनल राइट्स जो है वो बाद में मिले। तो इससे क्या हुआ, टेंशन्स इमर्ज हो गए 1950s और 1960s में। तो अब हम देखेंगे इसकी अकोमोडेशन। बेल्जियम जो लीडर्स थे उन्होंने कैसे इस जो लिंग्विस्टिक ग्रुप्स में जो टेंशन चल रही थी इसको कैसे ठीक किया। तो बेल्जियम में अकोमोडेशन की बात करते हैं, यानी कि जो बेल्जियन लीडर्स हैं उन्होंने अकोमोडेट कैसे किया इस इन दो लिंग्विस्टिक ग्रुप्स को, एक सिविल वॉर होने से उन्होंने बचाया। तो बेल्जियन लीडर्स ने एक बहुत ही अलग तरीका लिया। उन्होंने बेल्जियन मॉडल्स का इस्तेमाल किया जो उन्होंने बनाए थे। तो कुछ बेल्जियन मॉडल्स उन्होंने जो बनाए थे वो थे, पहले क्या उन्होंने किया, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स जो हैं वो बराबर होने चाहिए, ये नहीं कि फ्रेंच ज्यादा या डच ज्यादा। तो जो बहुत सारे दूसरा क्या है, मैनी पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर्स स्टेट गवर्नमेंट को दिए गए। तीसरा था ब्रसल्स हैड अ सेपरेट गवर्नमेंट, जो ब्रसल्स कैपिटल था उसको एक अलग गवर्नमेंट दी गई थी। चौथा क्या था, कम्युनिटी गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड। कम्युनिटी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस की गई थी, थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट तो था ही, कम्युनिटी गवर्नमेंट भी इंट्रोड्यूस किया गया। और इस गवर्नमेंट को इलेक्टेड कर रहे थे कौन? खाली एक लिंग्विस्टिक ग्रुप, या फ्रेंच या डच, चाहे वो कहीं भी रहते हो। तो आपको एक कॉम्प्लिकेटेड लगता होगा, लेकिन इसने बहुत हद तक बहुत ही ज़्यादा मदद की ये सिविल वॉर होने से इन दो लिंग्विस्टिक ग्रुप के बीच में। और जब बहुत सारे जो यूरोपियन कंट्रीज थे, जब वो एक साथ आए तो उन्होंने अपना हेड क्वार्टर कहाँ बनाया? ब्रसल्स में अपना हेड क्वार्टर बनाया। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।